अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपकी खिदमत में मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो कि एक जुनूनी शख्स की स्टोरी है। ऐसा जुनूनी शख्स जिसने ऐसे ऐसे ख्वाब देखे जिस पे यकीन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने जुनून की हद तक काम किया और वो वक्त भी आया जब पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि वो जो सोचता था वो पॉसिबल भी है। एक ऐसा शख्स जो कहता है कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी दिलो जान से अपने मकसद में लगा दी। एक ऐसा शख्स जो हमेशा फ्यूचर का सोचता है। वो सोचता है कि फ्यूचर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान के काम आ सकती हैं और जो आज से हमें काम करना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि आज की स्टोरी है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क जैसे लोग सदियों में एक दफ़ा पैदा होते हैं। तो इसकी स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसका बचपन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसने जब अपनी लाइफ में ग्रो अप किया तो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया। एलन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। एलन मस्क की मदर एक कैनेडियन नेशनल थी और उनके फादर साउथ अफ्रीकन थे और ये लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे। जब एलन मस्क की एज बहुत छोटी थी तो इनके पेरेंट्स के आपस में डिवोर्स हो गए। एलन मस्क ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेगा। इसके एक बहन और एक भाई अपनी मदर के साथ रहना स्टार्ट कर दिया और ये मूव हो गया साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ये अपने फादर के साथ रहता था। एलन मस्क को बचपन में अंधेरे से डर भी लगता था और जब ये स्कूल जाता था तो स्कूल के बच्चे इसको बहुत ज़्यादा बुली करते थे। इसने सोचा कि मुझे इसको फेस करना है। इसने उन स्टूडेंट्स से बचने के लिए कराटे सीखे और फिर उन लड़कों को फेस किया जो उसको बुली करते थे और एक ही पंच में इसने उनको नॉकआउट कर दिया। जब ये 10 साल का था तो इसको इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वो प्रोग्रामिंग सीखे। उस वक्त कंप्यूटर नया नया आया था और इसको प्रोग्रामिंग का शौक़ हो गया। 12 साल की उम्र में इसने एक ऐसी गेम बनाई जो कि इसने $500 में एक मैगज़ीन को सेल कर दी। तो दोस्तों जो गेम इन्होंने बनाई थी उसका नाम था ब्लास्टार और ये आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप इसको गूगल करें तो आप देख सकते हैं इस गेम को और खेल भी सकते हैं। दोस्तों उस वक्त साउथ अफ्रीका के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। फर्दर एजुकेशन के लिए एलन मस्क ने डिसाइड किया कि वो कनाडा मूव हो जाएगा और वहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करेगा। वहाँ पे उसने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 2 साल पढ़ने के बाद उसने सोचा कि वो अपना तबादला पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में करवा लेता है। वहाँ से उसने 2 डिग्रीज़ की, एक इकोनॉमिक्स में और एक फ़िज़िक्स में। अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री होके उसने डिसाइड किया कि वो अब पीएचडी करेगा। लेकिन पीएचडी को स्टार्ट किए भी 2 दिन ही हुए थे कि उसने अपने प्रोफेसर को कहा कि मैं फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहता और मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों पीएचडी छोड़ने के बाद एलन मस्क ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी खोलेगा। जो सबसे पहली कंपनी उसने खोली उसका नाम था ज़िप्टो। ये 1995 की बात है। उस वक्त इंटरनेट नया नया आया था और इसकी कंपनी क्या करती थी कि जो न्यूज़पेपर में एड्स आते थे उस एड्स को येलो पेजेस में कन्वर्ट करती थी और अपनी सराउंडिंग की जितनी कंपनीज थी उसका डाटा ऑनलाइन प्रोवाइड करती थी। कुछ ही अरसे बाद 2-3 सालों के बाद उन्होंने इस कंपनी को सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद एलन मस्क को $22 मिलियन मिले। अब ये रकम इसके लिए इनफ थी। उस दौर में ये इतनी ज़्यादा रकम थी कि वो एक आइलैंड ख़रीद सकता था और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी आराम से सुकून से गुजार सकता था। उस वक्त बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो था। अगर आपने कोई मनी ट्रांसफ़र करनी है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। एक चेक को क्लियर होते होते बहुत टाइम लग जाता था। प्रोसेसेस बन रहे थे और कुछ भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। तो एलन मस्क ने सोचा कि मैं ऐसी कंपनी बनाता हूँ जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। तो उसने जो अपनी कंपनी बनाई उसका नाम था X.com और आप भी इस कंपनी को जानते हैं। ये कंपनी कुछ अरसे के बाद पेपॉल बन गई। इस कंपनी में एलन मस्क ने $10 मिलियन इन्वेस्ट किए। पेपॉल बनाने के बाद एलन मस्क उसका सीईओ बन गया और उसी दौर में उसने शादी की
अब जब वो अपने हनीमून पे था तो पीछे से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एलन मस्क को निकाल दिया। अब पेपॉल से वो निकल चुका था। कुछ अरसे के बाद पेपॉल को एक और बिजनेस जायंट ने खरीद लिया जिसका नाम था ईबे। तो ये डील 1.6 बिलियन डॉलर में हुई। अब जो रकम एलन मस्क को मिली वो थी 167 मिलियन डॉलर। ये उसका 7% शेयर था और ये बहुत बड़ी रकम थी। एलन मस्क कहता है कि जब मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिले तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके आइलैंड्स ले सकता हूँ अब, और वहाँ पे आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। जब पेपॉल से एलन मस्क को 167 मिलियन डॉलर्स मिले तो उसने सोचा कि इस रकम से अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसका ख्वाब था कि हम इंसान ज़मीन के ऊपर क्यों महदूद हैं, हमको चाहिए कि हम स्पेस में जाएं और मरीख पे जाके ज़िंदगी गुजारें। जी, आपको भी ऐसी आ रही होगी। ये ऐसा ही ख्वाब है और इस ख्वाब के ऊपर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और लोगों ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सोच के एलन मस्क रशिया गया। रशिया में उसने 2-3 मीटिंग्स की और उनसे पूछा कि आपके इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स हैं ये कितना कॉस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रॉकेट स्पेस में भेजना चाहते हैं तो एक रॉकेट के 8 मिलियन डॉलर लगेंगे। एलन मस्क ने कहा यह तो बहुत ज़्यादा रकम है और इससे मैं किस तरह वाइबल कर सकता हूँ कि हम स्पेस ट्रैवल कर सकें, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें और वहाँ पे भी अपनी ज़िंदगियों को कंटिन्यू कर सकें और यहाँ से लोगों को ले जाके वहाँ पे आबाद करें। ये बहुत कॉस्टली है। तो उसने सोचा कि मैं ये काम करूँगा। वो वापस आया अमेरिका। उसने किताबें पढ़ना शुरू की। अब वो एक साइंटिस्ट नहीं था या उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन क्योंकि वो अपने ख्वाब के पीछे इतना ज़्यादा क्रेज़ी था कि उसने सारे स्पेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू की। पढ़ते वो एक रॉकेट साइंटिस्ट बन गया। उसने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा स्पेस एक्स। इस कंपनी में उसने 100 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का गोल ये था कि जितने स्टेशंस अवेलेबल हैं जो नासा ऑपरेट कर रहा है उनको लॉजिस्टिक्स पहुंचाई जाए और फ्यूचर में लोगों को, इंसानों को ज़मीन से लेके मरीख के ऊपर जाके आबाद किया जाए। अब ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था और ये एक दीवानों का ख्वाब है, लेकिन उसने इसके ऊपर पढ़ने के बाद ख़ुद चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। स्पेसएक्स अब काम करना शुरू की। मीनवाइल उसने सोचा कि वो अपने बाकी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेगा, तो वो टेस्ला का को फाउंडर बना। टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है, उसे कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई इलेक्ट्रिकल कार होगी। तो बेसिकली जितनी गाड़ियाँ भी चलती हैं वो फ्यूल पे चलती हैं और जिससे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट आता है। तो उसने सोचा कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो कि फ्यूल के ऊपर ना चले, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चले, जिसकी एमिशन कुछ ना हो, जिससे पोल्यूशन ना फैले। तो हम इलेक्ट्रिक कार्स क्यों नहीं बनाते। दोस्तों, जब उसने सोचा कि वो इलेक्ट्रिकल कार बनाएगा तो लोगों ने उसको भी मजाक ही समझा। उन्होंने कहा यार कि ऐसा इंसान है, डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ चल रही हैं, ये पता नहीं क्या सोच के आ गया है। एक जगह उसने स्पेस की कंपनी खोली है, अब वो गाड़ियों का सोच रहा है। उसने कहा नहीं, ये काम मज़े का है। तो उसने टेस्ला को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अब वो टेस्ला वो चाहता था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल गाड़ी बने को वो रिप्लेस कर दे नॉर्मल फ्यूल की गाड़ियों को। उनकी स्ट्रेटजी नंबर 1 ये थी कि हम लो वॉल्यूम स्पोर्ट्स कार बनाएंगे और ये लो वॉल्यूम होगी और इससे जो पैसे जनरेट होंगे उससे हम हाई वॉल्यूम और चीपर कार्स बनाएंगे। तो ये उनका प्लान था और वो इसको एग्जीक्यूट करने का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। उसने सोचा एक ऐसी कंपनी भी बनाई जाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे सोलर एनर्जी से। तो दोस्तों, उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था सोलर सिटी। ये सोलर पैनल्स थे जो कि आप घरों की छतों पे लगा सकते थे और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे सनलाइट से। और टेस्ला काम कर रहा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले एक स्पोर्ट्स कार बनाई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली और इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट किया। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि हम पहले अपनी रेपुटेशन बिल्ड करेंगे। ये स्पोर्ट्स कार $1 लाख की थी। वॉल्यूम इसका बहुत कम था, इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं थी और स्ट्रेटजी यही थी कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा
वो हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे और हाई वॉल्यूम और चीपर कार बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब ये लोग दूसरी कार का डिज़ाइन बना रहे थे तो इनको पता चला कि वो कार जो इन्होंने एस्टिमेट की थी कि $65,000 में बन जाएगी, उसको बनाने के लिए $1,40,000 कॉस्ट आ रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा रकम थी। अब परेशान हो गए कि अब क्या करें, और बैड लक ये हुई कि उसी वक्त क्राइसिस आ गए, स्टॉक मार्केट क्रैश करके। ये 2008 की बात है जब सारी की सारी यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी थी। अब इनके पास चारा नहीं था, इनके पास दो ही हल थे कि या तो इस कंपनी को बंद कर दें या इस कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढे। लेकिन जब वो मार्केट की तरफ देखते थे तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी थी और कोई भी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। लोग इसको ऑप्शनल कंपनी समझते थे और समझते थे कि ये कंपनी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। एलन मस्क को पैसे चाहिए थे और स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी थी और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने जहाज़ पकड़ा और सीधा जर्मनी आ गया। जर्मनी में वो डैमलर कंपनी से मिला। डैमलर वही कंपनी है जो कि मर्सिडीज़ बनाती है। डैमलर कंपनी को उसने अपना आइडिया पिच किया। उसने कहा कि हम आपको ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको बैटरी पैक्स बना के दे सकते हैं जो कि आप अपनी गाड़ियों में यूज़ करें और जिससे आप भी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ बना सकते हैं। तो डैमलर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम हमें डेमो दो और डेमो भी तुम हमें हमारी गाड़ी पे दो। तो हमारी एक है छोटी सी गाड़ी, स्मार्ट कार कहते हैं, जो कि सिटी में यूज़ होती है। इसको तुम्हारे पास 4 वीक्स हैं, इसको तुमने इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके हमें दिखाना है। अब वो लोग जल्दी से वापस आए और अमेरिका में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो वो जल्दी से गए और मैक्सिको से एक स्मार्ट कार लेके आए। अब इनके पास 4 वीक्स का टाइम था और 4 वीक्स में इन्होंने एक गाड़ी को जो कि नॉर्मल पेट्रोल पे चलती थी उसको कन्वर्ट करना था इलेक्ट्रिक गाड़ी में। लेकिन इलेक्ट्रिकल गाड़ी में क्योंकि वो गाड़ी बहुत छोटी है, उसमें चीज़ों का फिट होना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क था। अब इसी दौरान एलन मस्क की डिवोर्स भी हो गई, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजर रहा था। और यहाँ पे उसको 2 बैड न्यूज़ और मिली। एक बैड न्यूज़ ये थी कि स्पेस एक्स जो उसने कंपनी बनाई थी, उसने 3 रॉकेट लॉन्च किए थे और तीनों के तीनों नाकाम हो चुके थे। पहला रॉकेट जब उन्होंने चलाया तो उसको उसी वक्त आग लग गई। सेकंड रॉकेट जब उन्होंने फायर किया तो वो स्पेस में तो गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा सका। तीसरा रॉकेट भी इसी तरह फेल हो चुका था। अब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और जहाँ उसकी तीसरी कंपनी की बात है जो सोलर सिटी है, उसको जो बैंक बैक करा था उसने अपना हाथ उठा लिया। अब उसकी 3 कंपनीज डूब रही थी। स्पेस एक्स डूब रही थी, सोलर सिटी डूब रही थी और टेस्ला डूब रही थी। अब उसको बचाने के लिए कुछ करना था। वो जल्दी से गया और उसने एक इमरजेंसी मीटिंग की स्पेस एक्स में। उसने मीडिया में आया और कहा कि हमको पता चल चुका है कि रॉकेट क्यों फेल हुआ है, हम 2 महीने के अंदर एक और रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। ये स्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत नई बात थी, क्योंकि जब कभी कोई रॉकेट फायर किया जाता है तो उससे पहले बहुत टाइम लगता है उसको उसकी प्रिपरेशन में, उसको तैयार करने में, और एक लॉन्च और दूसरी लॉन्च के बीच में बहुत गैप होता है। लेकिन एलन मस्क ने कहा नहीं, हम 2 महीने के अंदर अंदर ही दूसरी लॉन्च करेंगे। उसने इमरजेंसी में वहाँ पे बैठा और सारी चीज़ों को सॉल्व किया और उन्होंने 4th रॉकेट फायर किया। कुदरती तौर पे वो रॉकेट जैसे ही फायर हुआ वो अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया उसने। नासा ने जब ये देखा कि एक प्राइवेट कंपनी इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, ऐसा रॉकेट डेवलप कर लिया है कि वो अब पेलोड को ऑर्बिट तक लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने उसको 1.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब उसकी स्पेस एक्स तो सेव हो गई, तो वो वापस टेस्ला की तरफ आया। अब टेस्ला में वो मर्सिडीज़ वालों का मिशन भी पूरा करे थे। 4 वीक्स के अंदर उन्होंने गाड़ी तैयार की और जितनी मुश्किल हो सकता था दिन रात काम किया और किसी तरीके से उन्होंने पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर लिया। अब डैमलर वाले आए, उन्होंने गाड़ी को विज़िट की।
और उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस देखी। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं कि अब इसको हम फर्दर आपके साथ कैसे चलेंगे, वी नीड सम टाइम। जब वो लोग सोच रहे थे तो इसने सोचा कि चलो अब टेस्ला को बचाने का एक ही हल है कि हमें और इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठी, इसने कहा कि मैं $40 मिलियन लेके आऊँगा। सब लोग इसको देख के हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुम कहाँ से लेके आओगे $40 मिलियन? उसने कहा मेरे पास पेपॉल से बचे जितने पैसे हैं मैं सारे के सारे टेस्ला में इन्वेस्ट करता हूँ। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये देखा कि ये हर चीज़ स्टेक पे लगा रहा है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। अब क्रिसमस से पहले एक वीक उसको सबसे बड़ी न्यूज़ मिली, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी न्यूज़ थी। वो न्यूज़ ये थी कि डैमलर ने राज़ी हो गए कि वो टेस्ला में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे आप हमें 10% शेयर दे दें। 40 मिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आप ऐसा करें कि हमारी गाड़ियों के लिए बैटरी पैक बनाएं। बैटरी पैक बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का थोड़ा सा आइडिया होने के लिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी और नॉर्मल गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसमें इंजन होता है, उसमें गियर होता है, उसमें इसके अलावा उसमें रेडिएटर होता है, उसमें जनरेटर होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो पिछले 2 व्हील्स के साथ लगी होती है और उसमें कोई गियर नहीं होता, एक ही गियर होता है। ठीक है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पूरी पावर होती है, आप गाड़ी की पिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें स्पेस होती है, पीछे भी स्पेस होती है, आगे इंजन नहीं होता तो लाजमी सी बात है आगे भी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, और गियर नहीं होता। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल गाड़ी में होती हैं, इस गाड़ी में नहीं होती। तो ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थे इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। वापस आते हैं स्टोरी की तरफ। तो अब उसके पास गुड न्यूज़ आ गई, डैमलर से इन्वेस्टमेंट आ गई। उसने अपना पूरे का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने सोचा कि हम एक गाड़ी बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल एस। तो उसने दुनिया के टॉप डिज़ाइनर को हायर किया कि चलो गाड़ी को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दो। उन्होंने एक ऐसा मॉडल एस का डिज़ाइन बनाया, लेकिन मसला ये हुआ कि जो उनका डिज़ाइनर था उसकी इंटेंशन कुछ और थी। वो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन वो टेस्ला में सिर्फ ये देखने आया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने वही किया। उसने जब देख लिया टेस्ला क्या कर रही है, वो वापस किया, उसने इस कंपनी से रिज़ाइन किया, अपनी एक कंपनी खोली और अपनी एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी लॉन्च की तरफ ले गया। जब ये देखा तो टेस्ला वालों ने उसको सू कर दिया, उन्होंने टेस्ला को सू कर दिया, दोनों की जंग लग गई। ये मामला अदालत तक पहुंच गया और बैड लक ये हुई कि टेस्ला ये केस हार गया। उनको वहाँ से भी 40 मिलियन का फ़ाइन हो गया। अब क्राइसिस से वो निकले थे और फिर ये आ गया, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम मॉडल एस की तरफ जाएंगे। और उन्होंने एक नई टीम हायर की, अपनी टीम को थोड़ा रिफ़ाइन किया, और जो नई टीम थी ये लोग लग गए कि मॉडल एस हम ज़बरदस्त किस्म का बनाएंगे, जिसकी 100 किलोमीटर्स के अंदर वो अंडर 6 सेकंड गाड़ी जाएगी, और जिसकी एक चार्जिंग के अंदर आप अराउंड 480 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सके। टेस्ला ने प्री ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए, और उसके बाद मसला ये था कि अब वो गाड़ी तो बना लें, लेकिन उनके पास कोई प्रोडक्शन प्लांट ही नहीं था। तो प्रोडक्शन प्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके एक असम्बली लाइन होती है, उस असम्बली लाइन के अंदर आपकी गाड़ियाँ बल्क में प्रोड्यूस हो सकती हैं। अभी ये लोग बहुत लिमिटेड लेवल पे काम कर रहे थे। तो वहीं पे ओबामा के दौर में वहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट हुई कि हम रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। तो इन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अराउंड 400 समथिंग, इनको $465 मिलियन का लोन मिल गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि आपका अपना प्लांट होना चाहिए। तो चलो जी, इन्होंने प्लांट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब एक टोयोटा का प्लांट था जो कि यूज़ नहीं हो रहा था, इन्होंने उसी को लिया, उसको रीशेप किया, हर चीज़ उससे निकाली वहाँ पे। अब इन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट ये है कि हम एक साल में 20,000 गाड़ियों को प्रोड्यूस करें। लेकिन मसला ये है कि इतनी गाड़ियों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें। तो उन्होंने स्पेशल रिबोट्स बनाए और रिबोट्स मंगवाए और रिबोट्स को इंस्टॉल किया, उनको ट्रेन किया, वहाँ से प्री ऑर्डर्स ले लिए, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन को टेस्ट किया।
और कुदरती तौर पे जब इतनी मेहनत उन्होंने की और दिन रात लगे रहे और एट द एंड उन्होंने गाड़ियाँ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। तो ये वो पॉइंट था जिस वक्त टेस्ला ने जंप मारा। 2010 के अंदर ये लोग पब्लिक आ गए, मींस पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी, अब इन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर लिया। तो थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूँ स्पेस एक्स में। स्पेस एक्स के अंदर इन्होंने अब एक ऐसा वाइबल किस्म का रॉकेट डिज़ाइन कर लिया जो कि इनका मकसद ये था कि बेसिकली नॉर्मली या कैसे क्या होता था लाइफ में कि जब रॉकेट एक फायर हो जाता था तो वो जाके स्पेस में डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसको रीयूज़ नहीं कर सकते थे। इन्होंने सोचा कि जैसे हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों को एक स्ट्रीम लाइन में उसकी प्रोडक्शन कर दी, मींस पहले प्रोडक्शन लाइन नहीं थी, अब उसने हेनरी फोर्ड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अब एक प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली लाइन है, वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, कोई दरवाज़ा लगा रहा है, कोई टाइल लगा रहा है और गाड़ियाँ बल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर हमने स्पेस ट्रैवल को वाइबल करना है तो हम ऐसा रॉकेट चाहते हैं जो कि रीयूजेबल हो, मींस आप जाए वहाँ पे, वहाँ से जाके अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आए और फिर वापस जाए, फिर वापस आए, मतलब वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उन्होंने फाइनली 2018 में एक ऐसा रॉकेट डिज़ाइन कर लिया जो कि पे लोड को यहाँ से ज़मीन से लेके स्पेस में लेके जा भी सकता था, वो सक्सेसफुली वापस भी अपने पॉइंट पे आ सकता था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो उन्होंने यहाँ कर ली। अब टेस्ला भी बूम कर रही है और स्पेस एक्स के पास मोर देन 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर्स हैं और वो नासा के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अब ये बंदा विजनरी बंदा है, ये हमेशा फ्यूचर का सोचता है। एक दिन ये वापस आ रहा था अपने घर से तो इसने देखा कि लॉस एंजल्स में ट्रैफिक ब्लॉक है। उसने कहा यार ये क्या, इस दौर में भी अब ये इस तरह की ट्रैफिक है, ब्लॉक होंगी। तो सोचा एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि टनल्स बोर करे और सिटी के नीचे से एक टनल्स का नेटवर्क बना दे। वो गया, उसने एक कंपनी स्टार्ट की, उसका नाम था दी बोरिंग। तो वो कंपनी क्या करती है, वो ज़मीन के अंदर टनल बनाती है। अब रिसेंटली पता चला है कि उसने एक ट्रैक लॉस एंजल्स में ओपन कर दिया जिसमें आप गाड़ी आपकी लिफ्ट से नीचे जाती है और टनल में जाती है और वहाँ से आप शहर के दूसरे पॉइंट्स में जा सकते हैं और ट्रैवल बहुत फास्ट हो गया। स्टोरी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। उसने सोचा है कि यार आगे बढ़ने के लिए हमें फ्यूचर में रोबोट्स होंगे और रोबोट्स से मुकाबला करने के लिए इंसान के पास तो इतनी पावर नहीं है कि वो रोबोट्स से मुकाबला कर सके। और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्यूचर में, वो भी इंसानों की तरह रोबोट होंगे। तो हमें इंसान के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कौन सा रोबोट है और इंसान का जो माइंड है वो भी ज़्यादा काम करे, उसका अनकॉन्शियस जो पार्ट है माइंड का वो ज़्यादा काम करना चाहिए। उसने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था न्यूरोलिंक्स स्टार्टअप और ये कंपनी इसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है और रिसेंटली इन्होंने एक जानवर पे चिप बना के उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेट्स सी इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। स्टोरी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने एक और सेपरेट कंपनी बनाई जो कि क्या करती है कि एक सिटी से लेके दूसरे सिटी के अंदर ट्रैवल को फास्ट करती है। तो फास्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कैप्सूल, जिसके अंदर वैक्यूम के अंदर आप वो कैप्सूल चलता है और उसके अंदर लोग बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना विजनरी बंदा है ये। आज ये दुनिया में इसकी वर्थ $20 बिलियन है और जो इसके फ्यूचर प्लान्स हैं ज़रा वो तो सुने, वो क्या हैं। इसके फ्यूचर प्लान ये है कि गाड़ियाँ ऑटोनमस होनी चाहिए, मींस उसको कोई भी ड्राइवर ना चलाए, वो खुद ब खुद चले। तो टेस्ला आजकल इस पे काम कर रहा है। टेस्ला इस पे काम कर रहा है कि जो सोलर पैनल है इसके अंदर ही किसी तरह से हम बैटरी को इंटीग्रेट कर दें कि एक पैनल है वो वही इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हो, ठीक है। और जो सोलर सिटी इसकी कंपनी है वो अभी यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है और वो पूरी जितने सोलर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करती है। इसका जो अगला फ्यूचर है, टारगेट है, वो बहुत ही मज़े का है। वो है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक गाड़ी है तो वो गाड़ी आप यूज़ करते हैं, जब आप घर आते हैं तो रात को सो जाते हैं तो वो गाड़ी जाए और आपके लिए कमा के लाए। तो आप घर में बैठे हैं, आप सो जाएं, वो गाड़ी जाएगी, खुद ही सवारियों को पिक करेगी, उनसे चार्ज करेगी। जब आप सो रहे होंगे तो आपकी गाड़ी आपके पैसे बना रही होगी। तो ये इनके फ्यूचर प्लान है।
तो आज की स्टोरी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये शख्स कभी भी हार नहीं मानता, इसके ख्वाब बहुत क्रेज़ी हैं और इस ख्वाब को हासिल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसे हम भी सीख सकते हैं और हम भी अगर हमें कोई काम मुश्किल लगे उसको इतनी दफ़ा करें कि वो काम आपके लिए आसान बन जाए। अब ये मत देखें कि लोग आपके ख्वाब को बिलीव करते हैं या नहीं करते। एलन मस्क के ख्वाबों के ऊपर किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन उसने अपने ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट किया और वो करता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे स्टोरी विद अहमद में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।